Okay, so girls, this is our unit 3. We have finished unit 1 and unit 2. Unit 1 में हमने introduction किया था. Am I audible to everybody, girls? मैम ओके सो हमने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स किया. फिर हम यूनिट 2 में आए जिसमें हमने बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स किए कि कैसे एरे में नंबर्स को सॉर्ट किया जा सकता है. वो सारे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स थे वो एक लीनियर अप्रोच फॉलो करते थे. जब मैं लीनियर की बात कहती हूँ, लीनियर का मतलब है हम 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं. हाँ जी, somebody has to say something. ठीक है, लीनियर का मतलब है कि हम बारी बारी एक एक एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये एलिमेंट बड़ा है छोटा है और उसके मुताबिक हम अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं. तो आइट्रेशंस बहुत सारी हमारी लगती थी जब हम लीनियर अप्रोच फॉलो करते थे. बट जो भी अभी तक हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स किए हैं वो सब लीनियर अप्रोच फॉलो करते थे एंड इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. उसकी अब एडवांसमेंट हम देखो हर यूनिट में आगे आगे की तरफ एडवांस कर रहे हैं. तो उन्होंने एडवांस किया और एल्गोरिदम्स में एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया आपको तरीका बताया विच इज़ नोन एज दी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच ना टर्म उठाई गई है ब्रिटिशर्स से. जो ब्रिटिशर्स हमारे करते थे, व्हाट डिड दे डू व्हेन दे रूल्ड इंडिया, वो क्या करते थे, वो लोगों को डिवाइड करते थे कि तुम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तुम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो. तो उन्होंने डिवाइड कर दिया था लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर और फिर उनके ऊपर राज करते थे, कॉन्कर करते थे. मतलब वो कॉन्कर ऐसे नहीं कि ऑन दी होल पूरे कंट्री को एक ही बारी में कर लिया था. दे वर डिवाइडिंग पीपल ऑन सर्टेन बेसिस एंड आफ्टर डिवाइडिंग देम उनको छोटे छोटे हिस्सों में. मुझे बताओ, एक बड़े हिस्से को कॉन्कर करना ईजियर है कि छोटे हिस्से को कॉन्कर करना ईजियर है एनिमी की तरफ से? छोटे को. तो तभी अप्रोच क्या थी, वो डिवाइड करते थे पहले और फिर कॉन्कर करते थे. वहीं से हमने ये स्ट्रैटेजी उठाई है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की कि प्रॉब्लम को ऑन दी होल देखने की जगह, प्रॉब्लम को एक फुल फ्लेज बड़ी प्रॉब्लम देखने की जगह आप अपनी प्रॉब्लम को ना किसी बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दो. अब किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करना है वो मैं बाद में बताती हूँ. बट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या कहती है कि अगर एल्गोरिदम एरे को सॉर्ट करना है या कोई एलिमेंट सर्च करना है आपको अपने एरे में से, उसको ऐसे सर्च मत करो कि आप शुरू से शुरू हो गए हो और एलिमेंट ढूंढते हुए जा रहे हो. आप ऐसी अप्रोच फॉलो करो कि आप उसको तोड़ दो एरे को दो हिस्सों में और फिर अपने एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करो. इससे एरेज या सर्चिंग सॉर्टिंग में क्या फ़ायदा होता है कि आपका टाइम भी कम लगता है और नंबर ऑफ जो वो कंपैरिजन के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं किसी एलिमेंट को ढूंढने के लिए या सॉर्टिंग के लिए, वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो इसकी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है डिक्शनरी. अगर आपको डिक्शनरी में से हम कोई वर्ड ढूंढने के लिए कहें कि ये वर्ड ढूंढो, तो आप क्या करते हो, आप उसके डिक्शनरी को बीच में से कहीं से खोलते हो कि फिर देखते हो कि आप वो वर्ड वाला पेज खुला कि नहीं. अगर नहीं खुला, आप देखते हो कि मुझे आगे की तरफ जाने की ज़रूरत है या पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत है. तो दिस इज़ यू आर ट्राइंग टू डिवाइड द डिक्शनरी एंड देन फाइंड आउट द वर्ड. सिमिलर इज़ द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कि आप अगर अपने एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एरे को डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में. तो पहले आप मिडल वाले हिस्से को चेक करोगे, अगर वो एलिमेंट के बराबर है वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप पीछे वाले एरे के सब हाफ में चले जाओगे. अगर एलिमेंट बड़ा है जहाँ से आपने मिडल से डिवाइड किया तो आप आगे वाली तरफ बढ़ जाओगे. बट दिस क्रिएट्स अ कंडीशन, अगर आपको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगानी है चाहे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स में चाहे सर्चिंग के एल्गोरिदम्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या होना चाहिए, आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए. अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच नहीं लगा सकते हो. सो द फोरमोस्ट कंडीशन to use the divide and conquer strategy is that your array should be sorted. तभी अगर डिक्शनरी सॉर्टेड नहीं होगी तो क्या आप उसमें से एलिमेंट सर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते. डिक्शनरी में भी अल्फ़ाबेटिकली आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं. सिमिलरली अगर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए. तो अब ये दिस इज़ अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच दैट इट वर्क्स ऑन डिवाइडिंग योर डेटा स्ट्रक्चर. अब डेटा स्ट्रक्चर आपका एरे भी हो सकता है, आपके ट्रीज भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे आपने लिंक लिस्ट की होंगी, आपने क्यूज़ किए होंगे डेटा स्ट्रक्चर में. philosophy is
कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज़ करने के लिए जिस भी डेटा स्ट्रक्चर के आप ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो एरे है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो हीप है, वो पहले तो सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट्स एक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। और दूसरा बात क्या है, हम उसको बीच में से, मिडल में से तोड़ने की कोशिश करेंगे सो दैट, क्यों तोड़ने की कोशिश करनी है, सो दैट द टाइम कम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड, आपका टाइम कम लगे आंसर फाइंड आउट करने में। सेकेंड, द नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर रिड्यूस्ड। क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स टिल हियर? ठीक है, so that is about your this thing, divide and conquer approach. Now next here comes the topic binary search trees. बाइनरी सर्च ट्रीज बेस्ड है आपके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। अब हमने ना पिछली यूनिट में हीप्स किए थे, तो मुझे याद आ रहा है कि हीप्स में हमने उसकी ना 4 प्रॉपर्टीज़ की थी कि किसी भी चीज़ को हीप कहने के लिए क्या 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो पहली बात थी वो बाइनरी होना चाहिए, फिर वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, फिर वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट जस्टिफाइड, वेरी गुड, वो लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। और एक उसमें वो ऑर्डर प्रॉपर्टी होनी चाहिए या मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, मैक्स प्रॉपर्टी। वो तो था आपका हीप, पर हीप भी क्या था, एक ट्री था। अब हीप जैसा ही आपके पास एक क्या है, बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्रीज में भी दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स, और इसमें से क्वेश्चन ना बीटेक अगर आप करोगे तब भी आपको आएंगे, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करोगे तब भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये एडा का एक बहुत पॉपुलर प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर बाइनरी सर्च ट्रीज। अब बिना देखे मैं क्या समझ पा रही हूँ कि ये एक ट्री काइंड का डेटा स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसमें हिरार्की फॉलो हो रही होगी। सेकेंड, इसमें कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं इस ट्री में, मैम 2। वेरी गुड। इसमें क्योंकि बाइनरी लिखा है तो इस ट्री में हर रूट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और ये ट्रीज़ किसके लिए काम आने वाले हैं, अब जो जैसे मैंने हीप आपको सॉर्टिंग के लिए समझाई, हीप सॉर्ट, अब इसका नाम ही बता रहा है कि जो बाइनरी सर्च ट्रीज़ हैं ये यूजुअली सर्चिंग के काम आते हैं, कि हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है कि एक ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, और मैं उसमें से कोई एलिमेंट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ काम आते हैं आपके बाइनरी सर्च ट्रीज़। अब ये तो मैं आपको ना बहुत लेमन लैंग्वेज में कह रही हूँ कि हमने ट्री में नंबर्स अरेंज किए, तो मुझे कोई नंबर सर्च करना है तो मैं बाइनरी सर्च ट्री कर सकती हूँ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपकी क्लास है, आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए है ना टेस्ट में, MST 1 में, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की टीचर के पास क्या तरीका था कि मैं आप सबके नंबर्स ना एरे में स्टोर कर दूँ, है ना, 1 by 1 एक ऑर्डर में आपके नंबर स्टोर कर दूँ। तो जब मुझे किसी का नंबर ढूंढना है, मे बी रोल नंबर 1 के एरे पोजीशन 1 में मार्क्स स्टोर्ड है, रोल नंबर 2 के एरे पोजीशन 2 में मार्क्स स्टोर्ड है, एक ये तरीका था। दूसरा तरीका था मैं आपके मार्क्स को ना बाइनरी सर्च ट्रीज़ में स्टोर कर दूँ। तो जब मैं बाइनरी सर्च ट्रीज़ में स्टोर करूँगी ना, तो अगर मुझे किसी के नंबर ढूंढने हैं कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, सबसे कम किसके नंबर आए हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जगह आपके बाइनरी सर्च ट्रीज़ यूज़ हो सकते हैं। This is a practical example where binary search trees are used, like storing the marks of students. Now let's see how it works and what is its property. So the first they say कि it is a binary tree. Binary tree का क्या मतलब है कि every node can have maximum 2 children. उसका 0 child भी हो सकता है, 1 child भी हो सकता है, 2 child भी हो सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा उसके चिल्ड्रन नहीं हो सकते बाइनरी ट्रीज के। सो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग। आपकी नोड है ए, उसके 2 चाइल्ड हैं बी एंड सी, फिर बी है उसके 2 चाइल्ड हैं डी एंड ई, फिर सी है उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है एफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके बाइनरी सर्च ट्रीज की होती है वो होती है कि दे आर बाइनरी ट्रीज विच यू अंडरस्टैंड, कि उनका मतलब क्या है कि हर चाइल्ड के मैक्सिमम 2 बच्चे होंगे। फिर उसने कहा कि सेकंड, जैसे हीप्स की प्रॉपर्टी थी ना, वैसे बाइनरी सर्च ट्रीज की प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या कह रहे हैं कि there exists a unique path from the root node
टू एवरी अदर नोड। मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ। व्हाट डज यूनिक मीन? यूनिक का क्या मतलब होता है गर्ल्स? अलग। ओके, अलग। हाँ अलग। हाँ, और कुछ? यूनिक का मतलब अलग, उसके जैसा यूनिक कोई, हाँ मतलब वो एक ही हाँ पाथ पे, हाँ मतलब कोई नोड मल्टीपल नोड से कनेक्टेड ना होवे। हाँ। यूनिक का वैसे मतलब हमारा क्या होता है? यूनिक का मतलब है इसके जैसा कोई और नहीं, है ना, कि दिस इज यूनिक, इसके जैसा और कोई नहीं। तो जब हम बाइनरी सर्च ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि उसका हर नोड तक पहुंचने के लिए रूट में से एक ही यूनिक पाथ हो। यूनिक का क्या मतलब हो? एक ही पाथ, कोई उसके जैसा और ना हो। मतलब अगर मुझे ए से, आई कैन सी, आपको बच्चे दिख रहा है ए के नीचे नोड का नाम क्या है? डी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। इज इट विजिबल टू यू? मेरे यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। जस्ट इज द पीपीटी स्टिल विजिबल? स्टूडेंट्स, इज द पीपीटी स्टिल विजिबल? ओके, ठीक है, ओके। तो अभी मुझे ये दिख रहा है आपके नीचे राइट मोड साइड पर डी लिखा है। अगर अब आप इस ट्री को देखो, ये बाइनरी तो है कि हर के चलो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, बट इसमें ना ये यूनिक वाली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर मैं देखूँ मुझे ए से डी तक पहुँचना है, तो ए से डी तक पहुँचने के लिए ना 2 पाथ पॉसिबल हैं। एक तो सीधा ए से मैं डी आ जाऊँ, और दूसरा ए से पहले बी पर जाऊँ और फिर बी से डी पर आ जाऊँ। तो मेरे पास 2 तरीके हैं ए नोड से लेके डी नोड तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहलाएगा। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि रूट से किसी भी और नोड तक जाने के लिए यूनिक पाथ हो। यूनिक पाथ का क्या मतलब हो? उसके जैसा कोई और पाथ ना हो, उसके तक सिर्फ हम एक ही तरीके से पहुंच पाए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो फोटो में दिखाया गया है कि ए से डी तक जाने के लिए 2 पाथ हैं, इसलिए ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहलाएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? देयर शुड बी अ यूनिक पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एवरी अदर नोड। एनी डाउट्स इन दैट स्टूडेंट्स? यूनिक पाथ में एनी डाउट्स गर्ल्स? नो मैम। ओके, सो नाउ दे आर टेलिंग दी सम टर्मिनोलॉजी। तो आपको ये पता भी है, दे आर सेइंग जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है, जो ई नोड है, उसको कहा जाता है रूट नोड, उसको कहा जाता है पेरेंट, उसके ऊपर कोई भी नोड नहीं होती। जो भी बाकी हैं जिन फिर नोड्स हैं, जैसे ए है, एफ है, बी है, मतलब ट्री के अंदर रूट को छोड़ के जो बाकी नोड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? चिल्ड्रन। मतलब वो ई के चिल्ड्रन है, ए ई का चिल्ड्रन है, एफ ई का चिल्ड्रन है, तो वो चाइल्ड नोड्स होगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है पेरेंट नोड। अब जो ए है वो ई की तो चाइल्ड नोड है, ई का तो वो चाइल्ड है, बट ए किसका पेरेंट है? बी और जी नोड का। जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो चाइल्ड एक किसी का चाइल्ड होगा और किसी का पेरेंट भी एट द सेम टाइम हो सकता है। तो सिमिलर इज द थिंग, ट्री में एक रूट नोड होगी जिसके ऊपर कोई भी और नोड नहीं होगी, बाकी चिल्ड्रन होंगे। अब पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनके आगे चिल्ड्रन हैं। और एक स्पेशल टर्म होती है हमारी लीफ नोड्स। लीफ नोड्स वो होती हैं जो सबसे नीचे वाले लेवल पर हों और उनके आगे कोई भी चाइल्ड नोड ना हो, तो उनको क्या कहा जाता है? लीफ नोड। तो हमारी ये 4 टर्म्स होती हैं, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, रूट नोड एंड लीफ नोड। ओके, व्हाट इज द लेवल? ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ अ ट्री। लेवल ऑफ द ट्री का मतलब है रूट से लेकर उस नोड तक पहुंचने के लिए कितना ऐसे एरोज हमारे रास्ते में आए हैं। तो अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ए से लेकर एच तक कितना बच्चे लेवल है हमारा? इस डायग्राम में ए से एच तक पहुंचने के लिए कितना लेवल है बताओ? What is the level of the H node? मैम 3। 3, yes. लेवल 3। Level 3. So how do you can calculate the level? ये competitive exams में MCQs में आया होता है कि the level of node H is 0, 1, 2, 3। तो आप कैसे select करते हो कि उसका level 3 है? आप root node पर जाओगे,
आप 0 से शुरू हो जाओगे। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने ये जो एरोज लगे हैं ना ए से एच तक पहुंचने के लिए, पहले ए से बी गया एक एरो, फिर बी से डी गया दूसरा एरो, फिर डी से एच गया तीसरा एरो, तो 3 एरोज आए रास्ते में, इसलिए उसका क्या हो गया लेवल 3। तो कभी भी गलती नहीं लगेगी, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द लेवल ऑफ अ ट्री। सो टिल नाउ वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड कि बाइनरी सर्च ट्रीज की 2 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने समझी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि बाइनरी सर्च ट्रीज बाइनरी होते हैं, उसमें हर चाइल्ड के मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमने क्या अंडरस्टैंड की है, वॉट वॉज द सेकेंड थिंग कि देयर इज द यूनिक पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी अदर नोड। सो ओके, वाई एच इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाइट ये लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बताता है कितना रनिंग टाइम लगेगा। अब कोई बच्चा थोड़ा सा याद करके मुझे बताए कि ट्रीज में वॉट एवर इज़ द हाइट, कौन सा फंक्शन यूज़ होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में। हीप सॉर्ट पे हमने किया था। हाउ डू विच मैथमेटिकल फंक्शन इज मोस्टली यूज्ड इन ट्रीज, क्योंकि हीप भी एक फॉर्म ऑफ ट्री था, तो मैंने आपको कहा था बाय हार्ट याद रख लो। बताओ। मैम डिलीट। नो मैथमेटिकल फंक्शन बच्चे, टाइम कम्प्लेक्सिटी बताने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन। वेरी गुड, लॉग एन। तो जब भी ट्री की बात आएगी तो आपका जो हाइट होगी या एन नंबर ऑफ नोड्स होंगी, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में आंसर आएगा। तो वो वही बता रहे हैं कि वाई इज एच इम्पॉर्टेंट, हाइट ऑफ अ ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एच डिटर्मिन्स दी रनिंग टाइम। जितनी ज़्यादा ट्री की हाइट होगी उतना ज़्यादा डेफिनेटली टाइम लगेगा कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए। जितना छोटा ट्री होगा उतनी फटाफट से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तभी ये लेवल या हाइट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेवल को डेप्थ भी कहा जाता है, हाइट ऑफ अ ट्री भी कहा जाता है। ऑल आर दी सेम थिंग्स। नाउ कम्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज कि हमने ये प्रॉपर्टी कर ली कि बाइनरी सर्च ट्रीज बाइनरी होंगे, यूनिक पाथ होगा। अब जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है बाइनरी सर्च ट्रीज का, अगर मैं रूट नोड से शुरू हो जाऊं तो जो रूट के लेफ्ट वाले तरफ है एलिमेंट्स वो उससे छोटे होंगे हमेशा, और जो उसकी राइट की तरफ एलिमेंट्स हैं वो उससे बड़े होंगे। दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ binary search trees. I again repeat, what is the property, third and the most important property of binary search trees? The elements to the left of the root node will be smaller to the root and the elements to the right of the node will be larger. तो binary search tree में किसी भी node को पकड़ लो, जो उस नोड के लेफ्ट तरफ का नोड होगा वो उससे छोटा होगा, जो राइट की तरफ होगा वो बड़ा होगा। अगर आपको ये बात नहीं याद रहती, आप इसको ऐसे याद रख लो फॉर लाइफ टाइम कि राइट इज़ ऑलवेज राइट। राइट का मतलब सही चीज़, बड़ी चीज़, तो राइट की तरफ हमेशा बड़ा एलिमेंट होगा। लेफ्ट हम बहुत कम कंसिडर करते हैं, लेफ्ट की तरफ छोटा एलिमेंट होगा। हीप्स की क्या प्रॉपर्टी थी बच्चे, बताओ अगर आपको याद आ रहा हो। हीप और बाइनरी सर्च ट्री की इस प्रॉपर्टी में मेजर डिफरेंस क्या है? Somebody should answer. What is the major difference between heaps and binary search tree ordering property? heaps की क्या प्रॉपर्टी थी, बोलो, कोई भी बच्चा बताए। मैम उसके राइट साइड में स्मॉलर होता है एंड लेफ्ट साइड में बिगर। नहीं, उसमें तो एक प्रॉपर्टी चाहिए थी या मैक्स चाहिए थी या स्पेस के दैट उसको इज बड़ा होना चाहिए दैट था। इज द आंसर। हीप्स में कोई लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं है। हीप में सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि चिल्ड्रन या तो रूट से बड़े होंगे या रूट से छोटे होंगे। उसमें कोई लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो नॉर्मल बाइनरी ट्रीज है, उनमें कोई सर्च वर्ड नहीं आता हीप में। हीप्स को तभी यूज़ भी मोस्टली सॉर्टिंग के लिए कराया जाता है। मैंने हीप सॉर्ट कराया ना आपको, हीप सर्च तो नहीं कराया ना। तो इससे याद रखो, जो हीप्स है ना, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है हीप और बाइनरी सर्च ट्रीज में, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पूछा। कैसे याद रख सकते हो, हीप के साथ सॉर्ट वर्ड आ रहा है, वो सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें सर्चिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज़ होता। तो हीप्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसके बच्चे या तो उससे बड़े होंगे
या उससे छोटे होंगे रूट नोड से, अपने पेरेंट नोड से, है ना। यही प्रॉपर्टी थी मैक्स प्रॉपर्टी या मिन प्रॉपर्टी। बट जो बाइनरी सर्च ट्रीज है ना, उनकी ये प्रॉपर्टी है, उसमें लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेफ्ट वाली चीज़ें आपकी छोटी होंगी नोड से, और राइट वाली चीज़ें क्या होंगी, आपकी बड़ी होंगी। एनी डाउट्स इन दिस लाइन? मैं इसको आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। Just a moment, I'll use some mathematical diagram if I have. Okay, see this diagram. Can you see that this slide, students? Yes, ma'am. तो सबसे ऊपर Yes, Yes, ma'am. अगर आप देखो सबसे ऊपर ना आपका 17 एलिमेंट है। What is the problem? So you have 17 over here, which is the node element. अब मैंने क्या कहा, ये पहली बात कि हमें चेक करना है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। तो कैसे चेक करो, पहले देख लो कि इसमें सारे बाइनरी एलिमेंट्स हैं। हाँ भी, सब नोड के यहाँ मैक्सिमम 2 ही बच्चे हैं या 1 बच्चा है, किसी का नहीं भी है, तो बाइनरी वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, यूनिक पाथ वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या होता है कि लेफ्ट वाली चीज़ें छोटी होती हैं, राइट वाली बड़ी होती है। अब 17 के लेफ्ट में क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 17 नोड? कौन सा एलिमेंट है? 9। इज 9 स्मॉलर देन 17 9. गर्ल्स? इज 9 स्मॉल? 9. यस, 9 इज स्मॉलर देन 17, तो ठीक है, वो लेफ्ट वाला छोटा है। 17 की, 9. हाँ जी 9 है बच्चे। 17 की राइट हैंड साइड वाली नोड में क्या एलिमेंट है? 20, वो उससे बड़ा है। यही बाइनरी सर्च ट्रीज की प्रॉपर्टी है कि हर नोड में लेफ्ट और राइट वाली चीज जस्टिफाई होगी। तो अगर अब मैं 20. या 20. हाँ 17 की राइट में 20 है और वो उससे बड़ा है। अब मैं अगर 9 के ऊपर आ जाऊँ, 9 के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, राइट की तरफ 16। अब आ रही है गर्ल्स? मैम वही ब्रेक हो रही है। ओके, अब आ रही है गर्ल्स? क्या अभी अभी भी नहीं Yes, आ ma'am. रही? ओके, सो मैम आ रही है. ओके ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज़ द लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी। द लेफ्ट प्रॉपर्टी सेज दैट पिक एनी नोड, कोई भी ट्री में से नोड उठा लो, अपनी मर्जी से कोई भी नोड उठा लो। अगर आप वो नोड उठाओ और उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट उससे छोटा हो और राइट वाला एलिमेंट उससे बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सर्च ट्री। तो आपका अगर कोई ट्री बाइनरी सर्च ट्री है तो उसकी हर नोड ये लेफ्ट और राइट चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो हम देखते हैं क्या ये जो डायग्राम गिवन है इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं 17 से शुरू होंगी। 17 के लेफ्ट में 9 है, वो उससे छोटा है, तो लेफ्ट वाली नोड छोटी है, फाइन। 17 की राइट में 20 है, वो उससे बड़ा है, satisfied. That means 17 is perfectly satisfying the left and right property. Now I come to 9. 9 के लेफ्ट में तो कुछ था ही नहीं, so no issues. 9 के राइट में 16 है, वो उससे बड़ा है, satisfied. 16 के अब दोनों तरफ ही कुछ नहीं है, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 20 पर मैं गई, 20 के लेफ्ट में 18 है, वो उससे छोटा है। 20 के राइट में 25 है, वो उससे बड़ा है। तो पूरी की पूरी नोड्स जो इस ट्री में हैं वो लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये मेरा ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो what is a binary search tree? I again repeat, it has three properties. It should be binary in nature, it should have a unique path, and third, it has a left and right property. Left is smaller, right is bigger. Any doubts girls? नो मैम। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जरा देखो, ये बाइनरी सर्च ट्री है। इज दिस अ बाइनरी सर्च ट्री गर्ल्स? बाइनरी तो है, यूनिक पाथ भी है, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नो मैम। नहीं हो रही ना। दो के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 7 है, 7 तो भी उससे बड़ा है, वो तो गलत जगह प्लेस्ड है, तो ये तो बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ a tree which is not a binary search tree. अब ये वाली एग्जाम्पल कंसिडर करो, इसमें अल्फाबेट्स हैं,
तो कोई बात नहीं, अल्फ़ाबेट्स को आपको पता है ए सबसे पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद में आता है, तो ई के पीछे की तरफ आते हैं ए बी सी डी, वो लेफ्ट साइड पर आ सकते हैं, मतलब उससे छोटे वाले, और ई के आगे बहुत सारे आते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम, वो सब उसकी राइट हैंड। तो अब ये ज़रा देख के बताओ, ये बाइनरी सर्च ट्री है। ऊपर से शुरू हो जाया करो, फर्स्ट रूट नोड से शुरू होते चेक करते जाओ, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे रैंडम मत शुरू। ये है बाइनरी सर्च ट्री। यस मैम। अच्छा, सारे जाने चेक करो। हाँ जी, ऑल दी गर्ल्स। मैम यस है वो बाइनरी सर्च ट्री। यस मैम है। करेक्ट, दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री बिकॉज ई के लेफ्ट हैंड साइड सी है, वो उससे पहले ही आता है, ई के राइट हैंड साइड एच है, वो ई के बाद ही आता है। फिर अगर सी की बात करें, उसके लेफ्ट हैंड साइड ए है, वो उससे पहले ही आता है, डी है राइट हैंड साइड, वो उससे बड़ा ही है, तो परफेक्ट है। तो ऐसे आपको कोई भी अगर ट्री गिवन हो ना, तो आप चेक कर सकते हो। याद क्या रखना है, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी, चाहे आप इसको लिख लो। तो ये देखो स्लाइड में लिखा भी हुआ, द वैल्यू स्टोर्ड एट द नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू स्टोर्ड एट इट्स लेफ्ट चाइल्ड एंड लेस देन द वैल्यू स्टोर्ड एट इट्स राइट चाइल्ड। मैंने आपको सीधी सी भाषा में बता दिया, लेफ्ट वाली नोड उससे छोटी होगी, राइट वाली नोड उससे बड़ी होगी। तो ये प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्रीज की। एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? अब हम आते हैं हमारी मेन बात पर। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, चलो ये भी सही है। ओके, सो दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस। वेयर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पर होगा? मैम सबसे नीचे जो लीफ एलिमेंट होता है। हाँ, किस तरफ, लेफ्ट तरफ के राइट तरफ? मैम लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हम छोटे छोटे एलिमेंट डालते जा रहे हैं ना। एंड सबसे बड़ा एलिमेंट किस तरफ होगा? मैम रूट एलिमेंट होगा सबसे बड़ा। नो नो, रूट कैसे होगा? रूट की राइट साइड क्या होता है उससे बड़ा? राइट मोस्ट होगा। सो द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज द राइट मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में लगा इतना? अभी हम वाइंड अप कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप रिवाइज करना, फिर कल मैं इसके ऑपरेशन सिखाऊंगी। तो अब इतनी हमने स्टोरी क्यों बाइनरी सर्च ट्रीज की समझी। अब आप 5 मिनट ध्यान दो, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इतनी मेहनत अभी की आप पर। अब हमारा मकसद क्या है? वर्ड आ रहा है सर्च। बाइनरी सर्च ट्रीज मोस्टली यूज ही सर्चिंग के लिए होते हैं, तो हमें भी अपनी मेहनत कम करनी है कि किसी एलिमेंट को सर्च करने में कम मेहनत लगे, तो इसलिए भी बना दिए गए बाइनरी सर्च ट्रीज। अब उसमें ये मेजर प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट वाले एलिमेंट छोटे छोटे जाते जाएंगे नोड से, और राइट वाले एलिमेंट्स बड़े बड़े जाते जाएंगे। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तुम सीधा सीधा रूट नोड पर आओ, देखो क्या तुम्हारा एलिमेंट रूट नोड के बराबर है। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, ये वाले की, मुझे सपोज 18 ढूंढना था, वो क्या कह रहे हैं? रिट्रीव 18। कैन यू सी बच्चे, कैन यू सी दिस स्लाइड? सो दे सेड कि यू हैव टू सर्च 18। तो बाइनरी सर्च ट्री का क्या फायदा हुआ? हमने सबसे पहले ऊपर वाली रूट नोड के साथ कंपैरिजन किया 17। मैंने कहा नहीं भाई 17 18 नहीं है, तो ढूंढो 18 कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। तो पता था कि मुझे लेफ्ट साइड तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 18 तो 17 के राइट की तरफ ही कहीं पर होगा, क्योंकि राइट साइड ही बड़े एलिमेंट स्टोर्ड है, और 18 इज बिगर देन 17। तो आई न्यू कि आई हैव टू गो टुवर्ड्स द राइट साइड, तो मैं राइट की तरफ जाऊंगी। अब 17 के नेक्स्ट आया 20। क्या 20 और 18 बराबर हैं? मिल गया मुझे? नहीं मिला, मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा एक नीचे वाले लेवल पर। अब मुझे बताओ, जब मैंने 20 से कंपैरिजन किया, मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए था कि राइट साइड जाना चाहिए था? लेफ्ट साइड, बिकॉज आई नो 18 इज स्मॉलर देन 20, इट विल बी ऑन दी लेफ्ट साइड। तो देखो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो गए, मुझे सिर्फ 3 ऑपरेशंस लगे। पहले 17 के साथ कंपेयर किया,
फिर 20 के साथ कंपेयर किया और फिर मैं सीधा ही 18 पर आ गई। कहीं ये बाइनरी सर्च ट्री ना होता तो पहले मैं लेवल 0 रूट के साथ कंपेयर करती, फिर लेवल 1 9 और 20 के साथ कंपेयर करती, फिर लेवल 2 पर आती 16 के साथ कंपेयर करती, फिर जाके 18 मुझे मिलता। तो द नंबर ऑफ comparisons in a bigger tree get drastically reduced when you are using a binary search tree because it divides your problem into two halves, the left half which consists of the smaller elements and the right half which consists of the bigger elements. So when you have to search a element, आप देख लो भाई कि आपके रूट से एलिमेंट बड़ा है कि छोटा है और उस हाफ में चले जाओ और अपना एलिमेंट search कर लो. So this is the advantage of using binary search tree, and that is why it is called, it's based upon the divide and conquer approach, because it's dividing the problem into two halves, the smaller elements on the left hand side and the bigger elements on the right hand side. Clear hai girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So any doubts from your side?